बाढ़ राहत में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो नाम आता है एनडीआरएफ का। 11th एनडीआरएफ की पूरी यूनिट वाराणसी से ही गवर्न होती है। 42 जिले उसके अंदर आते हैं। खासतौर पर अभी इस समय लखीमपुर, महाराजगंज, जिस तरीके से वहां पर बाढ़ दिखाई दे रही है, उन सारी जगहों पर रेस्क्यू यहीं से हो रहा है। वाराणसी में भी एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से तैनात है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार 24 घंटे ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही महिला विंग भी तैनात है, क्योंकि महिलाएं अधिकतर नहाते हुए डूबने की शिकायत आती है तो उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा वाटर एम्बुलेंस भी तैनात हैं। हमारे साथ 11th एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा जी। सर, बाढ़ में अगर राहत की बात की जाए, हालांकि हर एक राहत में एनडीआरएफ सबसे अग्रणी रहती है, पर 11th एनडीआरएफ की सीमा कहां तक है और इस समय बाढ़ग्रस्त इलाके कौन कौन से हैं और किस तरीके से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं? जहाँ तक हमारी जिम्मेवारी के इलाके का प्रश्न है, हमारे पास उत्तर प्रदेश के 42 ज़िले और मध्य प्रदेश के 50 ज़िले। यहाँ ये बताना मैं आपको चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कुल 55 ज़िले हैं, जिसमें से 50 ज़िलों की जिम्मेवारी हमारी यूनिट के पास है। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से 42 ज़िलों की जिम्मेवारी हमारे पास है। हमारे पास पूरा पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो पूरा हमारे पास है। इस समय जो हमारी टीमें हैं वो लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और महाराजगंज में तैनात हैं। लखनऊ और वाराणसी में हमारी रिजर्व टीमें तैनात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय थोड़ा गंगा जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो हमारी टीमें यहाँ पर सुबह से लेकर देर रात तक, जब तक कि यहाँ पर नौकाओं का संचालन होता है और दर्शनार्थी स्नानार्थी आते हैं, रूप से चल रही है। मैं यहाँ एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारी टीमें 24/7 अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहती हैं। रात में हमको बहुत देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिजा बैराज से शारदा नदी के ऊपर जो गिरिजा बैराज है उससे थोड़ा पानी रिलीज़ किया गया है और कुछ गाँव में पानी भर गया है। तो जो हमारी नज़दीकी टीम थी उस जगह से, श्रावस्ती में, तो वहाँ से तुरंत उस टीम को रवाना किया गया और रात में ही 2:30 बजे अभी सुबह हमने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी तक की जो सूचना हमको प्राप्त हुई है उसके अनुसार 75 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि गांव में दूर दराज क्षेत्रों में कहीं 2 घर 4 घर इस तरीके से हैं, तो वो एक ऑपरेशन हमारा चल रहा है। सर, पीलीभीत की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, गोरखपुर के कुछ जिलों की बात की जाए, बस्ती, महाराजगंज, इन इलाकों में अभी बाढ़ का जो उपद्रव देखा जा रहा है, इन इलाकों में किस तरीके से रेस्क्यू आप लोग कर रहे हैं और कितनी टीमें वहां पर डिप्लॉय की गई हैं? जैसा कि मैंने बताया, मैं अपनी जिम्मेवारी के इलाके में बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी लगभग 10 टीमें हमारी यूनिट की तैनात हैं और 5 टीमें जो हमारी सहयोगी यूनिट है एनडीआरएफ की, जिसका मुख्यालय गाज़ियाबाद में, 5 टीमें उनकी तैनात हैं। तो 15 टीमें हमारी तैनात हैं। बाकी हमारी टीमें अलर्ट पर हैं और हमारी जिम्मेवारी का इलाका मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पर भी हमारी टीमें तैनात हैं। तो इस समय हम काफ़ी ज़ोर शोर से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, वाराणसी की बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि वाराणसी में गंगा घाट के अलावा कुछ कॉलोनियों में ओवरफ्लो होने के कारण भी गंगा का पानी पहुंचता है और काफ़ी बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो वाराणसी के लिए क्या खास तैयारी है उन इलाकों के लिए, आपके लिए? हमने ये मानसून आने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मदद लेकर यहाँ पर कई दौर की मीटिंग जारी हो चुकी है। हर जगहों को चिन्हित कर दिया गया है कि अगर जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भरता है तो वहाँ के लोगों को कहाँ विस्थापित किया जाएगा, कहाँ कैंप लगेंगे और उनको पूर्व चेतावनी भी दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और मौसम विज्ञान और इससे संबंधित चीज़ों में टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं और इस तरीके की भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके द्वारा इस तरीके की ऐप डेवलप की गई हैं और उनकी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जल स्तर बढ़ने की आशंका है और अगर जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो विभाग हैं, सिंचाई विभाग है, प्रशासन है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, जल पुलिस, तो उससे आपस में मीटिंग करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर इतना किसी नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो डूब वाले क्षेत्र कौन से हैं, ये पहले से ही चिन्हित है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको समय से पहले पूर्व सूचना मिल जाती है तो आपके पास रिएक्शन का टाइम मिल जाता है
रिएक्शन का टाइम मिल जाता है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, लोगों तक अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं, लोग स्वयं में अपनी सुविधा अनुसार अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। सर पूरी तरीके से बात की जाए 11th एनडीआरएफ की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है और क्या आपको लगता है कि और भी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है? जहाँ तक एक यूनिट का सवाल है तो 1000 से अधिक कार्मिक एक यूनिट में होते हैं। बढ़ाने की आवश्यकता है यूनिट में, तो ये तो सब पूर्व निर्धारित होता है, और अगर और यूनिटों की आवश्यकता है या नहीं है तो ये प्रश्न तो जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं ये उनकी विवेचना का विषय है, मेरा विषय नहीं है। तो फिलहाल एनडीआरएफ किस तरीके से तैनात है और किस तरीके से सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि यूपी के 42 जिले और मध्य प्रदेश के 50 जिले की जिम्मेदारी 11th एनडीआरएफ की यूनिट पर है, जो कि वाराणसी इसका मुख्यालय है। और खुद यहाँ के डीआईजी मनोज शर्मा जी बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो एनडीआरएफ यूनिट काम कर रही है। सर कुछ और भी बताना चाहते हैं? मैं यहाँ ये एक आपको बताना चाहूँगा कि किसी तरीके का भी डिजास्टर हो, चाहे वो फ्लड का डिजास्टर हो, चाहे वो भूकंप का डिजास्टर हो, चाहे साइक्लोन हो, उसमें कम्युनिटी जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर होती है। यानी कि अगर आपके घर में कहीं आग लग गई है तो सबसे पहले आप ही उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, फिर आपके परिवार के लोग, फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी आपकी मदद करते हैं। इसी तरीके से डिजास्टर में भी होता है। तो उसके लिए हमने बहुत ही बृहद पैमाने पे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, जिससे कि लोगों को हम बताते हैं, तकनीक का सहारा लोग लें कि अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो उसमें आपने कैसे मदद करना है, स्वयं की कैसे मदद करनी है, अपने परिवार की कैसे मदद करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की मदद कैसे करनी है। तो इसी सिलसिले में घाटों पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पंडा समाज और जो हमारे केवट समाज के लोग हैं उनके बीच जाकर कि अगर कोई व्यक्ति डूब गया है, अगर उसके पेट में पानी भर गया है तो किस तकनीक का सहारा लेके उनको CPR देना और यहाँ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में स्नानार्थी और श्रद्धालु आते हैं कि उनको नीचे की क्या संरचना है, कहाँ सीढ़ियाँ जाकर मिल रही हैं और कितना पानी गहरा है उसका शायद अंदाज़ा नहीं होता है। तो उन सब के बारे में अब आप देखेंगे कि यहाँ के जो घाट के ऊपर की जो ज़िंदगी है और उसको ज़िंदगी को जो जीने वाले, चाहे वो छोटे छोटे दुकानदार हों, पंडा समाज, केवट समाज, ये सब लोग जागरूक कर रहे हैं। सब उनको टोकते हैं कि भैया गहरे पानी में मत जाइए। सर एक सवाल ये भी है कि आने वाला दिन सावन का है, तो सावन शुरू हो रहा है, ऐसे में सावन में लाखों जो कांवरिये हैं, श्रद्धालु हैं, वो गंगा घाट पर आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवरियों की एक भारी खेप दिखाई देती है, तो उसके लिए भी कुछ खास आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? हाँ, पूरी तरीके से तैयार है। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो एजेंसियाँ हैं वो सब मिलकर इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। जैसे पूर्व वर्षों में भी अच्छी तरीके से बिना किसी बाधा के और बिना किसी घटना के ये सारे त्यौहार मनाए गए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि इसमें जो हमारे घाट के किनारे रहने वाले काशी के जो जागरूक नागरिक हैं वो भी हमारा सहयोग देंगे, और हम सारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से जागरूक हैं, चाक चौबंद हैं। तो फिलहाल एनडीआरएफ हर आपदा पर रिस्पॉन्ड करती है, पर इस समय चूंकि बाढ़ का इस समय मौसम है, बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है, वाराणसी में भी जलस्तर बढ़ रहा है और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के वो ज़िले लखीमपुर से लेकर के सहारनपुर और गोरखपुर, बस्ती के जहाँ पर बाढ़ आई हुई है वहाँ पर भी लगातार एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है और लगातार रेस्क्यू कर रही है। वाराणसी में भी 24 घंटे रेस्क्यू टीमें जो है वो अलर्ट पर देखी जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।